प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जो अभी यूजी पार्ट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा, हम इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और अब तक हमने 306 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अगर आपको पहले का क्लास चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक उपलब्ध हैं, आप वहां से पहले का सभी क्लास देख सकते हैं। इस क्लास में हम बीए पार्ट 1 के सब्सिडरी जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव हम एक क्लास में कवर करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर निश्चित रूप से करें और अपने कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछें। तो आइए अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल है, यदि अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, ए पूर्ण लोचदार, बी पूर्ण बेलोचदार, सी लोचदार और डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। पहले क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर उसका आंसर लिखें। इस सवाल का जवाब है पूर्णतः बेलोचदार, बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो यह कुछ फलन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। आप जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से देते रहें। सही उत्तर है बी, S = FP। नेक्स्ट, निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपका पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति में वृद्धि और इनमें से कोई नहीं। जवाब निश्चित रूप से देते रहें। इसका सही उत्तर है पूर्ति का विस्तार, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पूर्ति की लोच क्या है जब ES = 0 है? पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, कम लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति। तो पूर्ति की लोच क्या है जब ES = 0 है? तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति की लोच होती है, तो ए इसका सही उत्तर है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणांक के क्या होगा? इस स्थिति में गुणांक के 1/2 होगा, हाफ होगा, तो ए इसका सही उत्तर है। गॉसेन का प्रथम नियम है मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत। तो गॉसेन का जो प्रथम नियम है उसे हम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कहते हैं, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मांग व पूर्ति से ज्यादा वृद्धि होने पर साम्य कीमत ए घटती है, बी बढ़ती है, सी घटती है या बढ़ती है और डी न तो घटती है न बढ़ती है। तो मांग व पूर्ति से ज्यादा वृद्धि होने पर साम्य कीमत बढ़ती है, तो बी इसका सही उत्तर है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से देते रहें। एक वस्तु के मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर समान रूप से खिसकता है तो साम्य कीमत। जब वस्तु के मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही बाईं ओर ही समान रूप से खिसकता जाता है तो साम्य कीमत न तो घटेगी न ही बढ़ेगी, तो डी इसका सही उत्तर है। वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी से
साम्य कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो, तो ए इसका सही उत्तर है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी से साम्य कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इकाई लोचदार पूर्ति वक्र है। यहां कुछ आपको पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर से आपको बताना है कि इकाई लोचदार पूर्ति वक्र कौन सा है। तो पिक्चर नंबर 3 जो है वही इकाई लोचदार पूर्ति वक्र है, तो 3 इसका सही उत्तर है। देख सकते हैं आप, एकदम दोनों ही तरफ से इक्वल जा रहा है, एक्स और वाई एक्स से। आप अगर यहां से इस तरह से ग्राफ मारिएगा तो दोनों ही तरफ इक्वल जाएगा। नेक्स्ट, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है। तो मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण है, और यहाँ आपसे नाम ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, तो प्रोफेसर मार्शल का ही, तो सी इसका सही उत्तर है। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है। कुल व्यय रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, बिंदु रीति और इनमें से सभी। तो मांग की लोच की माप इनमें से सभी रीतियों के द्वारा ही की जाती है, तो डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, मुद्रा और पूंजी। तो उत्पत्ति का साधन हम मुद्रा को नहीं मानते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, औसत परिवर्तन लागत क्या है। ए कुल परिवर्तन लागत गुना उत्पाद, बी कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, सी कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद, और डी कुल परिवर्तनशील लागत भागा उत्पाद। तो औसत परिवर्तन लागत जो होता है वह होता है कुल परिवर्तन लागत गुना उत्पाद, तो ए इसका सही उत्तर है। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगी। सीमांत आगमन इक्वल टू सीमांत लागत, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है, तो यह दोनों ही सही है, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही संबंध है। आपको यहां पर संबंध दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही संबंध है। जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों ही सही संबंध हैं, दोनों ही सूत्र होते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या है वह परिवर्तनशील अनुपात का नियम के द्वारा की जाती है, तो बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से उत्पादन का कौन सक्रिय साधन है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रम ही उत्पादन का सक्रिय साधन है, क्योंकि पूंजी और भूमि या उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है, तो श्रम सक्रिय साधन है, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। ए आर्थिक लागत, बी साम्य कीमत, सी सीमांत लागत और डी औसत लागत। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम होता है वह होता है आर्थिक लागत, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट,
उत्पादन फलन है तो उत्पादन साधनों का, तो बी इसका सही उत्तर है। क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो परिवर्तन लागत शून्य हो जाता है, इस परिस्थिति में, तो सी सही उत्तर है। उत्पादन फलन Q = 6L + 5K में पैमाने का प्रतिफल है, तो पैमाने का प्रतिफल जो है वह वर्धमान है, तो ए इसका सही उत्तर है। डैश में उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव है, तो दीर्घकाल में ही ऐसा हो सकता है कि उत्पादन के जो सभी साधन हैं उसमें परिवर्तन संभव हो जाए, क्योंकि न ही यह अल्पकाल में संभव है न ही मध्यकाल में संभव है, तो यह सिर्फ और सिर्फ दीर्घकाल में ही ऐसा हो सकता है, तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन चल लागत नहीं है? कच्चे माल की लागत, मजदूरी, ईंधन पर खर्च और ऋण पर ब्याज। तो चल लागत जिसे हम नहीं मानते हैं वह है डी, ऋण पर ब्याज, तो डी इसका सही उत्तर है। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, जो फर्म है उसकी संतुलन का प्रथम शर्त ही होता है MC = MR। यह एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना होगा, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, साधन कीमत निर्धारण का निम्न में कौन सा घटक है? तो साधन कीमत निर्धारण का कौन सा घटक है ये आपसे पूछा गया है, तो लगान, मजदूरी और ब्याज, तो यह तीनों के तीनों घटक ही आते हैं इसके अंतर्गत, तो डी इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, अवसर लागत क्या है? तो वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया उसी को अवसर लागत कहते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। उत्पादन का सक्रिय साधन है, श्रम को हम सक्रिय साधन मानते हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया है, और पूंजी और भूमि को निष्क्रिय साधन के श्रेणी में रखा जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो यू अक्ष जैसा होता है औसत लागत वक्र का आकार, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? आपसे यही पूछा गया है, तो इसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की जो लागत है इसे हम स्थिर लागत नहीं मानते हैं, तो ए बी इसका सही उत्तर है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों के लिए ही संभव है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको कुछ कथन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आप जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औसत लागत = औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। तो एक औसत लागत जो होता है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो डी इसका सही उत्तर है। यह आपको देखना है, जो मुख्यतः वो देखना है कि सभी का औसत ही होना चाहिए, लागत का भी औसत, स्थिर लागत का भी औसत और परिवर्तनशील लागत का भी औसत ही होना चाहिए। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है?
तो पैमाने के प्रतिफल नियम से है, बी इसका सही उत्तर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? यह आपके लिए बीबीआई क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था। उसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। तो ए इसका सही उत्तर है। जब औसत लागत घट जाती है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में MC = AC होता है। तो बी इसका सही उत्तर है। MR प्रदर्शित किया जाता है तो MR डेल्टा TR/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर है। और AR प्रदर्शित किया जाता है TR/Q के रूप में। तो ए भी इसका भी सही उत्तर है। MR और TR में सिर्फ आपको डेल्टा का ही अंतर है। MR में डेल्टा TR/Q होता है और AR में TR/Q होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? और यह कथन सिर्फ एक ही महानतम व्यक्ति का है, प्रोफेसर मार्शल का। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो रेगनर फ्रिश ने मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किया है। तो ए इसका सही उत्तर है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को कर देना, नोट निर्गमन और केवल ए और बी। तो नोट निर्गमन ये रिजर्व बैंक का काम है, उसे छोड़कर बाकी ये दोनों काम ही व्यावसायिक बैंक के काम है। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन की जो मुद्रा होती है वो देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि देश का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो देश का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? यहाँ पे बहुत आदमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, 2 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, 5 रुपये का नोट जारी नहीं करता है। ये सब जो नोट हैं वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो बी इसका सही उत्तर है। उस पर आप सिग्नेचर देखिएगा तो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होते हैं, चीफ होते हैं, उनका उस पर साइन होता है। नेक्स्ट, मुद्रा विकास का सही क्रम कौन सा है? वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। बहुत समय पहले जब आप एशियन हिस्ट्री पढ़िएगा, जो प्राचीन इतिहास पढ़िएगा, उसमें आप पढ़ते होंगे कि पहले वस्तु मुद्रा चलती थी। एक सामान देके आप दूसरे सामान को लेते थे। उसके बाद जो है धातुओं का प्रचलन हुआ, सोने चांदी का प्रचलन हुआ। तो फिर सोने चांदी देकर सामान जरूरत लिया जाने लगा, जरूरी की जो भी सामान होता है। और अभी जो प्रेजेंट में आपको पत्र मुद्रा है, आपको नोट निर्गत करके दिया जाता है, जो एक पेपर होता है, एक पत्र होता है जिसका मूल्य होता है, और उस मूल्य के हिसाब से ही आप अपना सामान परचेज करते हैं। तो अभी पत्र मुद्रा चलता है। तो मुद्रा का विकास का यही क्रम है, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। तो बी इसका सही उत्तर। सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है? तो व्यापारिक जो बैंक है वो सामान्य आदमी का बैंक होता है। तो ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है? तो बैंकिंग सुधार से संबंध वह 1991 और नरसिम्हन समिति, इन दोनों का ही है, क्योंकि 1991 में ही नरसिम्हन समिति गठित हुई थी। तो यह दोनों ही आपके लिए है। तो डी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह वर्ष है 1969। तो सी इसका सही उत्तर है, जब 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में। तो सी सही उत्तर है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग में परिवर्तन, राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्यवाही और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो डी इसका सही उत्तर है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? आयकर को और उपहार को। तो दोनों को ही प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। नरसिम्हा समिति की स्थापना हुई थी। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की स्थापना 1991 में की गई थी। तो बी इसका सही उत्तर है, बैंकिंग सुधार के लिए। द्वितीय क्षेत्र में निम्न में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो बीमा सम्मिलित है। इससे पहले आप एक क्वेश्चन अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है, ये आप एक बार क्रॉस चेक निश्चित रूप से कर लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र में निम्न में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो बीमा को द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो ए इसका सही उत्तर है। साख गुणक होता है तो 1/CRR साख गुणक होता है। तो ए इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर है आयकर, उपहार कर और उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों। इस तरह से हमने कुल इस क्लास में 50 से अधिक क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो क्लास को सबसे पहले लाइक कीजिए। अपने जो भी मित्र हैं उन्हें ये क्लास को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ हो सके। अगर आपने अब तक इससे पहले के सभी क्लासों को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखें। उस सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अब तक हमारे सोशल अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से तो निश्चित रूप से जुड़िए। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। टेलीग्राम हो, फेसबुक पेज हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सबका लिंक उपलब्ध कराया गया है आपके लिए। आप वहाँ से हमसे चैट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। और यहाँ भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। पूरी कोशिश हमारी रहती है कि आपके सभी जिज्ञासा को समाप्त किया जाए। तो आप कमेंट निश्चित रूप से करिए। कुछ सुझाव भी देना हो तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।